हाय दोस्तों, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल का मैंने पहला वीडियो बना रहा हूँ। मेरा बेसिक प्लान है कि मैं हाल अलार्म सिस्टम में काम करने वाले, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे इंजीनियर हो, उनको फायर अलार्म सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड मेरे से बोलते हैं कि उनको प्रोग्रामिंग में इशू होता है, उनको टेस्टिंग कमीशनिंग का उतना आइडिया नहीं है। सो मेरा इसके लिए मैंने स्टार्ट किया कि मैं स्टार्टिंग से फायर अलार्म सिस्टम का एक सीरीज़ शुरू करूं। सो फर्स्ट मैं फायर अलार्म सिस्टम का बेसिक शुरू कर रहा हूं। इसमें हम लोग फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है, फायर अलार्म सिस्टम कितने प्रकार का होता है, फायर अलार्म सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, तो ये सब चीज़ हम कवर करेंगे। उसके बाद कमिंग फ्यूचर में उसका डिटेल में जा करके उसका डिज़ाइन कैसे होता है, उसका इंस्टॉलेशन कैसा होता है। फिर हम सिस्टम वाइज भी जाएंगे कि कितने प्रकार, कौन कौन सा ब्रांड सिस्टम फायर अलार्म में है। फिर एक एक ब्रांड के बारे में हम डिटेल आपको, उसका ऑपरेशन, उसका कीपैड से कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर हम फ्यूचर में हमारा प्लान क्या है, हम उसका प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। सो फर्स्ट मैं फायर अलार्म का बेसिक चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है। फायर अलार्म सिस्टम का बेसिक काम है कि इन केस इमरजेंसी, सपोज एनी फायर हो गया, तो इमीडिएट डिटेक्ट करके आपको नोटिफाई कर सके। सपोज हम 20 फ्लोर का बिल्डिंग है, या कहीं रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कहीं भी कमर्शियल बिल्डिंग, कहीं भी रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर रूम, हर बिल्डिंग में हर जगह आदमी अवेलेबल हो। सो इसके लिए हमारा ये फायर अलार्म सिस्टम का बहुत ही एडवांस यूज है। इसका पहला चीज़ तो ये होता है कि कुछ भी डिवाइस एक्टिवेट हुआ तो उसको इमीडिएट फायर कमांड रूम हो गया या गार्ड रूम है, जहाँ पर भी हमारा फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, वो वहाँ पे इमीडिएट नोटिफाई कर देता है, ताकि कंसर्न पर्सन ही जान सके कि ज़रूर इस रूम में, इस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं कुछ फायर हुआ है। तो इसके लिए इमीडिएट प्रिकॉशनरी मेजर ले सकें, उस उसको आग को बुझा सके, ताकि बिल्डिंग की कास्ट और लोगों की लाइफ दोनों चीज़ को बचाया जा सके। तो फायर अलार्म सिस्टम हमारा बेसिक दो तरीके का होता है। एक तो एड्रेसेबल होता है, एक कन्वेंशनल होता है। तो एड्रेसेबल सिस्टम क्या होता है, आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन दे देता है कि आपका इस बिल्डिंग के इस फ्लोर पे, इस रूम नंबर पे ये नंबर का डिवाइस एक्टिवेट हुआ है। तो ये थोड़ा इजीली होता है और बहुत फास्ट होता है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें उस लोकेशन में जा कर के। लेकिन वही कन्वेंशनल सिस्टम होता है, कन्वेंशनल सिस्टम जोन वाइज होता है। तो कन्वेंशनल सिस्टम जोन वाइज होता है। सपोज आपका एक जोन में भी 5 रूम को जा रहा है, 6 रूम को जा रहा है, 10 रूम को जा रहा है, तो आपको हर एक एक रूम ओपन कर करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली फायर किस रूम में है। बट दोनों का ही अपना अपना एडवांटेज है, दोनों का ही अपना अपना डिसएडवांटेज भी है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो एरिया कैसा क्या है, कितना बड़ा एरिया है, किस किस बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी कैसे है, उसके हिसाब से ही सिस्टम डिज़ाइन होता है। सपोज एक स्मॉल शॉप है, अभी माई भी 5 to 10 डिवाइस लगाना है, तो अब उसके लिए क्या होता है, एडिशनल सिस्टम बहुत कॉस्टली होता है। वही कन्वेंशनल सिस्टम बहुत ही चीपर होता है, सस्ते प्राइस में मिल जाता है, बहुत ही कास्ट इफेक्टिव होता है, उसका डिवाइस भी बहुत सस्ता होता है। तो इसके लिए दोनों सिस्टम का अपना अपना बेनिफिट है, दोनों सिस्टम का अपना अपना ड्रॉबैक भी है। वही अगर हम बड़े बिल्डिंग की बात करें, तो बड़े बिल्डिंग के लिए हमारा एड्रेसेबल सिस्टम अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक लूप, ये लूप वाइज होता है। एक एक लूप में किसी सिस्टम में मे बी 125, 127, या किसी पैनल में 200 या 250 भी अलाउ करता है, डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरर, डिपेंड अपॉन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड। तो इसमें क्या होता है, एक एक लूप में हम आराम से 200-250 डिवाइस लगा सकते हैं। लेकिन वही कन्वेंशनल जो होता है, कन्वेंशनल में जोन वाइज होता है, तो एक जोन में मैक्सिमम 15 to 20 डिवाइस ही लगा सकते हैं।
तो इसके लिए क्या होता है, आपका अगर सपोज 200, 300, 400 डिवाइसेस हैं, 400 सपोर्ट डिवाइसेस है, तो एड्रेसेबल लगाओगे तो हो सकता है वो 2 लूप में ही कवर कर ले, मैक्सिमम 3 लूप में कवर कर ले। लेकिन आपको इसके लिए 3, लेकिन वही कन्वेंशन लगाओगे तो 400 डिवाइस को कवर करने के लिए हो सकता है 25 जोन जाएगा। तो 25 जोन के लिए 25 केबल भी जाएगा। तो इसके लिए आपका जो केबल का कास्टिंग है, केबल का कास्टिंग है, वो सब सारा चीज़ है, वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि हम बड़ा बिल्डिंग के लिए थोड़ा रेकमेंड भी नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ा बिल्डिंग में आपको एरिया वाइज बड़ा होता है, तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन वो सब चीज़ नहीं मिल पाता है। तो फायर अलार्म सिस्टम में हम ये बात करते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट में हमारा क्या होता है, हर सिस्टम में यही है, चाहे एड्रेसेबल हो, कन्वेंशनल हो, इसमें स्मोक डिटेक्टर होता है, हीट डिटेक्टर होता है, कॉल पॉइंट होता है या बीम डिटेक्टर होता है, साउंडर होता है, फ्लैशर होता है, बेल सर्किट होती है। तो ये सब चीज़ इसमें क्या होता है कि एड्रेसेबल सिस्टम का बेनिफिट कन्वेंशनल सिस्टम में हम अगर आते हैं, तो कन्वेंशनल सिस्टम का क्या है, कुछ ऐसा होता है, एक जोन है, वो जितना भी डिवाइस जो भी 15, 20 जितना भी डिवाइस लगा हुआ है उसके वो वहीं पे एंड हो जाता है, और उसके एंड में हम लोग एक इंटरनल लाइन रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसी तरह साउंडर का भी सर्किट जाएगा, साउंडर का सर्किट जो भी 2-4 साउंडर हो गए उसके एंड में इंडक्टर रेजिस्टेंस लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे भी कोई डिटेक्टर एक्टिवेट होगा, सपोज मैं आपको जो पिक्चर में दिखा रहा हूँ उसमें 3 डिवाइस लगे हुए हैं, हो सकता है 3 डिवाइस डिफरेंट लोकेशन पे होंगे। तो आपका जैसे ही ये डिवाइस एक्टिवेट होगा तो दिखा देगा जोन 1 में फायर हुआ है। ये जोन 2 का किसी ने कुछ डिवाइस में भी कॉल पॉइंट प्रेस कर दिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जोन 2 में फायर हुआ है, बट आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है जोन 1 फर्स्ट फ्लोर को जा रहा हो, जोन 2 ग्राउंड फ्लोर को जा रहा हो, तो आपको फ्लोर में एक रूम ले जाकर देखना पड़ेगा। इसी तरह इसका कंपोनेंट में जैसे मैं आपको बताया, इसमें कंट्रोल पैनल होता है, स्मोक डिटेक्टर होता है, हीट डिटेक्टर होता है, मैनुअल कॉल पॉइंट होता है, साउंडर होता है। तो मेन कंट्रोल का पर्पज क्या होता है कि ये हमारा एक मेन कंट्रोलर होता है कि कौन सा किधर में फायर हुआ, कौन सा जोन में फायर हुआ, तो ये एग्जैक्ट उसको आपको सेंस करके इमीडिएट वो साउंडर ऑन कर देता है। तो इसका एक तरीके से मेन कंट्रोलर होता है, जिसका मेन पर्पज यही होता है कि बिल्डिंग में कुछ भी फायर होता है, कुछ भी डिटेक्टर्स होता है, तो उसको फायर को डिटेक्ट करके साउंडर को चालू कर देना, ताकि जो मेन कंट्रोल रूम में या गार्ड रूम जहाँ पर भी पैनल लगा हुआ है तो उसको लोकेशन पता चले। तो ये 3 तरीके के सपोज उसमें फिर, बट हम उसमें ये नहीं पता कर सकते हैं कि इधर वो कॉल पॉइंट एक्टिवेट हुआ है या हीट डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है या स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। क्योंकि स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, स्मोक पे एक्टिवेट होता है। हीट डिटेक्टर मतलब कुछ हीट हुआ, सपोज आपका किचन रूम है तो उसमें किचन रूम में कुछ इलेक्ट्रिकल रूम में ये किचन में कुछ फायर हो गया तो हीट हुआ तो वो तुरंत आपको एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा कॉल पॉइंट होता है। तो कॉल पॉइंट इन केस आपने फायर देखा कि हाँ इस लोकेशन में फायर है, बस ये सेंसर एक्टिवेट नहीं हुआ है और आपको नोटिफाई करना है कि हाँ कंट्रोल रूम को कि हाँ यहाँ पे कुछ फायर हुआ, तो आपको मैनुअल कॉल पॉइंट भी एक्टिवेट करके उस सिग्नल को सेंड कर सकते हैं। इसका एडवांटेज आपको जैसे पहले बताया था कि ये सस्ता होता है, सूटेबल फॉर स्मॉल बिल्डिंग प्रोमाइजेज, जहाँ पे कुछ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का रिक्वायर्ड नहीं होता है। या कोई आपका छोटा छोटा शॉप हो गया या छोटा कुछ ऑफिस हो गया तो उसके लिए ये कन्वेंशनल सिस्टम यूज होता है। बट इसका भी कुछ एक लिमिट होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप एक जोन को जो है कितना बड़ा एरिया में लगा दें। तो एटलीस्ट एक बीएस में कुछ मेंशन किया कि एक जोन सिंगल जोन 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं, 2000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा स्पेस में नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे अगर ये इससे ज़्यादा होता है तो वो सेपरेट जोन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और अगर एक बिल्डिंग है, ये भी होता है कि फ्लोर वाइज एक नॉर्मली एक फ्लोर का एक जोन होता है, लेकिन अगर बिल्डिंग का एरिया अगर 300 स्क्वायर मीटर से कम है, सपोज फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मिला के में भी
मे बी 200 स्क्वायर मीटर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में भी 1500 स्क्वायर 1000 सॉरी, सपोज आपका जो है ग्राउंड फ्लोर 200 स्क्वायर मीटर का है और फर्स्ट फ्लोर में भी 50 या 80 या 100 है, तो हम लोग एक ही जोन से दोनों एरिया को कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन है कि एक जोन जो है मैक्सिमम 300 स्क्वायर मीटर, अगर एक बिल्डिंग छोटा बिल्डिंग है तो वो 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या होता है, इस जोन इसके लिए ऐसा छोटा किया जाता है क्योंकि आपका ट्रेवल डिस्टेंस कम हो सके। आपका एक जोन दूसरे जोन के बीच में मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि कभी भी कुछ बीच में जोन कट हो गया, वो 2 डिवाइस नंबर डिवाइस के आगे, तो सारा जोन आपका ऑफ में चला जाएगा, मतलब उधर में कोई सप्लाई नहीं जाएगा तो वो कुछ डिटेक्ट नहीं करेगा। इसके लिए ये सब इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। वहीं एड्रेसेबल सिस्टम में क्या होता है कि एड्रेसेबल सिस्टम आपको एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट डिवाइस टाइप क्या एक्टिवेट हुआ है वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन डिस्प्ले पे आ जाता है। तो एग्जैक्ट उस एड्रेसेबल सिस्टम में क्या होता है, इसमें पहली चीज़ तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कन्वेंशनल में क्या होता है, एक जोन जाएगा और लास्ट में हो जाता है। तो सपोज कहीं बीच में ब्रेक हो गया तो वो ब्रेक के आगे का सारा डिवाइस नहीं चलेगा। बट इसमें क्या होता है, लूप होता है, तो अगर बीच में कहीं ब्रेक हो जाता है तो इसमें दोनों तरफ से सप्लाई चलता रहता है और डिवाइस इन केस इमरजेंसी दोनों एक्टिवेट हो, डिवाइस सारा एक्टिवेट रहता है। तो ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है कि हाँ बीच में ब्रेक हो गया तो आपका लूप जो है आपका डिटेक्ट नहीं करेगा या कुछ है वो एक्टिवेट नहीं होगा। इसके भी सेम वैसे ही कंपोनेंट होते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा कंपोनेंट क्योंकि इसमें फीचर ज़्यादा होता है, कार्ड ज़्यादा होते हैं क्योंकि सिस्टम बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट हो जाता है, फिर डिस्प्ले यूनिट हो जाता है। मेन कंट्रोल यूनिट मतलब एक मेन सीपीयू होता है जो सारा चीज़ को एनालाइज करता है कि कौन डिवाइस कितना डर्टी है या किस डिवाइस में क्या फायर हुआ। ये सेंट्रल सीपीयू का काम होता है। एक डिस्प्ले यूनिट होता है, डिस्प्ले यूनिट क्या करता है, जो सीपीयू के अंदर चल रहा है या सीपीयू में जो जो कुछ डिटेक्ट किया वो डिस्प्ले पर दे देता है। इसी तरह लूप कार्ड होता है। तो लूप कार्ड में हमारा क्या होता है, जितना भी इनिशिएटेड डिवाइसेस होता है वो लूप में कनेक्टेड होता है। जैसे पावर सप्लाई टर्मिनल भी होता है, तो पावर सप्लाई टर्मिनल का काम क्या होता है, पूरे कार्ड को सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। इस तरह स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मल्टी सेंसर ये दोनों को काम करता है। ये हीट और स्मोक दोनों को भी एक्टिवेट और दोनों डिटेक्ट कर देता है। मैनुअल कॉल पॉइंट, इंटरफेस मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल का काम क्या होता है, आपको तो थर्ड पार्टी का कुछ सिस्टम मॉनिटर करना है, तो कुछ फ्लो स्विच है, ये फायर अलार्म से, ये फायर फाइटिंग से रिलेटेड है, या कुछ पंप है या जनरेटर रूम है, कुछ उसको डिटेक्ट करना है कि हाँ वो कब चालू होता है क्या होता है, तो उसका स्टेटस हमको पता चले, तो उसके लिए मॉनिटर मॉड्यूल यूज होता है। फिर उसके बाद रिले मॉड्यूल होता है। रिले मॉड्यूल हमको किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, जब हम चाहते हैं कि एसी शट डाउन हो जाए या डोर एक्सिस डोर ओपन हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा रिले मॉड्यूल यूज होता है। इसमें आइसोलेटर मॉड्यूल भी होता है। आइसोलेटर मॉड्यूल का काम क्या होता है, कभी अगर इन केस उसमें शॉर्ट सर्किट कुछ होता है दो एरिया में, तो कुछ पार्टिकुलर जितना जिस एरिया में डिटेक्ट कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ उतने एरिया को ये कट करके बाकी के सप्लाई प्रोवाइड करता रहता है। तो ये आइसोलेटर काम होता है। कंट्रोल मॉड्यूल कुछ चीज़ जैसे साउंडर वगैरह जो भी एक्टिवेट करना है, कैसे सीक्वेंस में एक्टिवेट करना है, तो वो सब चीज़ के लिए कंट्रोल मॉड्यूल होता है। दूसरा साउंडर प्रेशर कन्वेंशनल टाइप भी हो सकता है, एड्रेसेबल टाइप भी हो सकता है। एड्रेसेबल नॉर्मल लूप में कनेक्टेड होता है, लेकिन कन्वेंशनल के लिए जो है कुछ कंट्रोल मॉड्यूल लगा करके उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके लिए अलग से पावर देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एड्रेसेबल का कुछ कंपोनेंट होता है। इसके लिए फिर वही सेम चीज़ है, मैंने पीए का जो गाइडलाइन है वो सब फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमारा कतर में क्या है, अगर उसके लिए 230 तो चाहिए, उसके लिए उसका बैटरी बैकअप के लिए भी बैटरी चाहिए होता है, जिसकी कैपेसिटी है 24 वोल्ट 30 मिनट का बैकअप दे सके इन केस ऑफ इमरजेंसी पावर। सो दोस्तों,
ये मेरा बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन रहा। मैं नेक्स्ट जितना भी है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। सो क्योंकि अभी एक सारा जो है एक ही वीडियो में कवर करने